आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंदर और बाहर मूवमेंट हमें यहाँ पे किस तरह देखने को मिलता है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अभी तक भी अगर आप लोगों ने सेल वाली वीडियो नहीं देखी है तो कुछ नहीं तो कम से कम आप लोग जो है वहाँ पे 5 मिनट से लेके 12 मिनट तक की वीडियो देख लो, तब आज की वीडियो पे आना, क्योंकि उसमें हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हमें ये ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस देखने को क्यों मिलता है, यानी क्यों हमारे कुछ सब्सटेंस यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। तो यार देखो, जो हमारी सेल होती है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सेल के अंदर यहाँ पे कितनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। कोई यहाँ पे प्रोटीन बना रहा है, कोई यहाँ पे एनर्जी जनरेट कर रहा है, यानी कि जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म होते रहते हैं। तो उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को यहाँ पे कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी पड़ सकती है। तो उसी के लिए यहाँ पे जो है जो सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर आ जाते हैं, और जिनकी ज़रूरत नहीं होती है उसको यहाँ पे सेल जो है अपने अंदर से बाहर भेज देता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा सेल है उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है और यहाँ पे जो सेल का सर्वाइवल होता है, यानी कि देखो अगर यहाँ पे मान लो सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो उसको नहीं मिली तो सेल हमारी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो उसके सर्वाइवल के लिए भी यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो जैसा हम लोग को पता है ये हमारी एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये अपने अंदर से सिर्फ कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है। तो इसीलिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस में जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है वो हमें दो अलग अलग तरीकों से देखने को मिलता है, जिसमें पहला होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन दोनों को डिटेल में देखने से पहले हम लोग यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आप लोग को पता है कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, यानी कि हमारे ऊपर भी फॉस्फोलिपिड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और नीचे भी यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि फॉस्फोलिपिड हमारा क्या होता है, जो हमारा फॉस्फेट और लिपिड से मिलकर बना होता है। तो ये जो हमारा ऊपर सर्कुलर पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा हेड पार्ट होता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड का। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो ये होता है, ये क्या होता है हमारा, ये जो आप लोग को दिख रहा है ना यहाँ पे ग्रुप में, ये हमारा फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। ये ऊपर होता है इसका हेड और नीचे होता है हमारा टेल। तो जो हमारा हेड होता है, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था हेड हमारा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या हुआ, वाटर लविंग। और जो टेल होता है वो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक होता है, या फिर इसको हम लोग लाइपोफिलिक भी कह सकते हैं। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है कि ये वाटर को हेट करता है, और लाइपोफिलिक मतलब ये ऑयल को लव करता है। तो अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना कि अगर हमारा कोई यहाँ पे ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो यहाँ पे वाटरी है, ठीक है, या फिर मान लो अगर हमारा वाटर ही है, ठीक है, पानी है हमारा, तो ये यहाँ पे देखो ऊपर वाला पोर्शन तो जो है हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर लविंग है, तो ये ऊपर से तो यहाँ पे इजिली क्रॉस हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे बीच में आएगा, अंदर आएगा, तो ये हमारा हाइड्रोफोबिक है ना, बीच वाला पार्ट, यहाँ पे जो टेल वाला पार्ट है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या है, हाइड्रोफोबिक है और लाइपोफिलिक है। तो यहाँ पे ये वाटर को अपने अंदर आने ही नहीं देगा, क्योंकि यार ये तो हाइड्रोफोबिक है ना, ये वाटर को बिल्कुल ही हेट करता है। तो अब यहाँ पे जो वाटर है उसका मूवमेंट तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि यहाँ से गुजरने के बाद इसको जो है बीच से भी तो गुजरना होगा, और बीच से ये पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसको अलाउ ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए इसको जो है हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जिसको चाहती है ये उसको अलाउ करती है, और जिसको नहीं चाहती है उसको यहाँ पे नहीं अलाउ करती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे वाटर हो गया या फिर कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसा हमारा ग्लूकोज हो गया, ठीक है, तो इन सब का मूवमेंट यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से नहीं होता है। तो यहाँ पे कभी कभी यार सेल को देखो इन दोनों की भी ज़रूरत पड़ती है, या फिर ऐसे भी सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है जिनका मूवमेंट यहाँ पे आसानी से नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारे इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा मूवमेंट होता है ये यहाँ पे दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा पैसिव और दूसरा होता है हमारा एक्टिव। तो अभी इन दोनों को जब हम लोग डिटेल में देखेंगे तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो देखो, जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, यानी कि इसके अंदर जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो यहाँ पे सेल के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और इसके लिए हमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि ये यहाँ पे अपने आप होता है। अब इसको आप लोग बिल्कुल ऐसे समझो कि ठीक है, मान लो यहाँ पे जो है कोई ढलान है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ढलान है,
ठीक है। और आप लोग यहाँ से कोई बॉल है, ठीक है, मान लो कोई बॉल है और उसको यहाँ से आप लोग छोड़ो, तो क्या वो अपने आप यहाँ पे नीचे नहीं आ जाएगी? आप लोग को कोई प्रेशर देना है, अगर यहाँ पे बॉल आ गई तो यहाँ पे अपने आप जो है वो नीचे भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अब यहाँ पे बॉल को यहाँ पे रख दो, क्या यहाँ से वो चढ़ के ऊपर जाएगी? तो यहाँ पे देखो, यहाँ वाला पोर्शन क्या है, हाई है, ठीक है, और यहाँ वाला क्या है, लो है। तो हाई से लो जो है मूवमेंट अपने आप होता है, कोई भी एनर्जी नहीं रिक्वायर होती है। लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पे बॉल को नीचे से ऊपर पहुँचाना है तो हमें जो है इसको पुश करना पड़ेगा, ठीक है, यानी एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी सिंपली देखो, इसको आप लोग इस तरह भी समझ सकते हो कि मान लो अगर हमारी बाइक है, ठीक है, यहाँ पे मान लो हमारी बाइक खड़ी हुई है और बाइक को हम लोग यहाँ से ऊपर से नीचे लाएंगे, ठीक है, तो हम लोग अगर एक्सीलेटर नहीं भी लेंगे तो भी बाइक नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर नीचे से ऊपर चढ़ानी है बाइक को तो एक्सीलेटर लेना पड़ेगा ना, अपने आप तो चढ़ नहीं जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मूवमेंट हाई से लो होता है, ठीक है, हाई से लो होगा तो एनर्जी नहीं लगेगी, अगर लो से हाई होगा तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे जो हमारा पैसिव होता है उसमें हमारा क्या होता है, हाई से लो होता है, यानी इसके अंदर कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ही आराम से मूवमेंट अपने आप हो जाता है। अब इसके अंदर भी हमारे 3 टाइप होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन और तीसरा होता है हमारा ऑस्मोसिस। तो इन तीनों को भी हम लोग यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। तो जैसा इसका नाम ही है सिंपल, वैसा ही यहाँ पे जैसा हम लोगों ने पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखा था कि मूवमेंट क्या होता है, हाई से लो, तो इसमें सिंपली हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। देखो सबसे पहले आप लोग ये समझो कंसेंट्रेशन क्या होती है। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है कि कौन यहाँ पे कितनी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हाई कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होगा कि हमारा सब्सटेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और लो का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे बहुत कम अमाउंट में होगा उसको यहाँ पे लो बोलेंगे। और यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हाई से लो मूवमेंट होता है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत कम है, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ये अपने आप जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो जो हमारा सिंपल डिफ्यूजन होता है उसके अंदर जो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं, या फिर जो हमारी गैसेज होती हैं लाइक हमारा O2 हो गया, CO2 हो गया, उनका मूवमेंट हमें यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू देखने को मिलता है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फैसिलेटेड डिफ्यूजन के बारे में। तो देखो जैसा इसका नाम है क्या है, फैसिलेटेड, यानी कि इसको डिफ्यूज होने के लिए थोड़ी फैसिलिटी देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो मूवमेंट तो यहाँ भी हाई से लो होगा क्योंकि टाइप तो हमारा ये पैसिव का ही है ना, और पैसिव के अंदर क्या होता है, हाई से लो। तो मूवमेंट तो यहाँ हाई से लो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ कैरियर देना पड़ रहा है, यानी कि इसको हमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली ऐसे समझते हैं कि जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था, ठीक है, तो उसमें हमें कुछ प्रोटीन्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि आप लोग को आज की वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में अब हम लोग को पता चलेगा कि ये प्रोटीन्स क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारे प्रोटीन्स बीच बीच में होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन ही हमारे बेसिकली यहाँ पे फैसिलिटी देने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका मूवमेंट यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से नहीं हो सकता, वो यहाँ पे हमारी फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं। अब देखो इसके अंदर जो हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो यहाँ पे साइज में थोड़े बड़े होते हैं, जो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस नहीं कर सकते, वो यहाँ पे क्या होता है कि इन प्रोटीन से आके बाइंड हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ पे इसके थ्रू होते हुए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। अब देखो इसमें जो हमारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है, तो पहले हमें उनका शेप जो है इस टाइप में देखने को मिलता है, यानी कि इनका जो माउथ होता है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ ओपन होता है। तो क्या होता है कि जो हमारा सब्सटेंस होता है वो यहाँ पे इसमें आके बाइंड हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इसका माउथ यहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक है, और सब्सटेंस हमारा इसमें फंस जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ये हमारे प्रोटीन होते हैं थोड़ी देर बाद इनका जो शेप होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है, यानी कि ये जो है अंदर की तरफ ओपन हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सब्सटेंस हमारा सेल के अंदर पहुंच जाता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख रहे हो कि जो प्रोटीन है पहले उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ऊपर की तरफ ओपन है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो इसके अंदर आके बाइंड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन का जो माउथ होता है वो हमारा सेल के अंदर की तरफ ओपन हो जाता है। तो हमारा जो सब्सटेंस होता है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन, यानी कि सेल के बाहर के रीजन से हमारी सेल के अंदर यहाँ पे पहुंच जाता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या हुआ, सेल के बाहर, और इंट्रा सेल्यूलर का मतलब सेल के अंदर। अब देखो इसमें जो हमारा तीसरा टाइप होता है वो होता है हमारा ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन तो सिंपली होती है कि ये हमारा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होता है,
लेकिन यहाँ पे जो सेल के अंदर हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे वाटर होता है। तो जो हमारा ऑस्मोसिस होता है वो हमारा सिंपली होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब हमारा वाटर मॉलिक्यूल सेल के बाहर से सेल के अंदर आता है या फिर सेल के अंदर से सेल के बाहर जाता है तो उसी को हम लोग यहाँ पे ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। यानी सिंपली आप लोग समझ लो कि ये हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो जैसा इसका नाम है एक्टिव, तो इसके लिए सेल को एक्टिवेट होना पड़ता है, यानी इसके लिए सेल को एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो मूवमेंट होता है वो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई चीज़ हाई से लो है तो वो तो अपने आप हो जाती है, लेकिन अगर लो से हाई है तो उसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और इसीलिए यहाँ पे जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो एनर्जी होती है वो मिलती कहाँ से है, वो मिलती है यहाँ पे एटीपी से। ठीक है, मेनली यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो जब एटीपी का यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, यानी एटीपी हमारा जब ब्रेक होता है तो उससे यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है जो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होती है। अब देखो ये भी हमारा बेसिकली दो टाइप का होता है, पहला होता है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बात करें हम लोग यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो एटीपी के ब्रेकडाउन से मिलती है। ठीक है, और इसके लिए भी हमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अब देखो एक चीज आप लोग सिंपली समझो कि जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर हमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत तो पड़ती ही है। ठीक है, यानी इसके अंदर हमारे ऐसे सब्सटेंस का मूवमेंट ही होता है जो सेल को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते। तो पहली बात तो इसको प्रोटीन चाहिए ही होगा, और उसके बाद एनर्जी भी लगानी पड़ेगी। देखो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे डिफ्यूजन में भी होती है, जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है उसमें भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है और उसके साथ साथ हमें एनर्जी भी देनी पड़ती है। ठीक है, तो सिंपल है। अब देखो जो हमारा एटीपी होता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में जितना एटीपी प्रोड्यूस होता है उसका 40% यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो जो हमारे सोडियम आयंस होते हैं, यानी कि जो हमारा Na+ होता है, ठीक है, तो वो सेल के अंदर बहुत कम होता है और सेल के बाहर बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जो हमारा सेल का एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन होता है वहाँ पे सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी हाई कंसेंट्रेशन होती है, और सेल के अंदर इसकी लो कंसेंट्रेशन होती है। और वहीं पर जो हमारा पोटेशियम आयन होता है, यानी कि जो हमारा K+ होता है, वो सेल के बाहर कम होता है और सेल के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सेल के बाहर इसकी लो कंसेंट्रेशन होती है और सेल के अंदर इसकी हाई कंसेंट्रेशन होती है। तो मूवमेंट यहाँ पे जो है हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैसा देखने को मिलता है, लो टू हाई। तो देखो अब हमारा जो सोडियम होता है उसको यहाँ पे लो टू हाई अगर करना है तो अंदर से बाहर जाना पड़ेगा। देखो अंदर सोडियम क्या है, लो है और बाहर हाई है, और यहाँ पे पोटेशियम के केस में क्या है, बाहर लो है और अंदर हाई है। अब देखो इसको हम लोग सिंपली ऐसे समझते हैं कि मान लो ये हमारी कोई सेल है, ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा सोडियम है, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में है। ठीक है, और बाहर अगर बात करें तो सोडियम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, Na+ भरा पड़ा है बाहर। ठीक है, यानी कि जो सेल का एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन है वहाँ बहुत सारा सोडियम है और इंट्रा सेल्यूलर रीजन में बहुत कम है, यानी यहाँ जो है इसकी लो कंसेंट्रेशन है और यहाँ क्या है, हाई है। लेकिन वहीं बात करें तो जो हमारा K+ यानी कि पोटेशियम है वो सेल के बाहर बहुत कम है। ठीक है, सेल के बाहर यहाँ पे बहुत कम है और सेल के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यानी सेल के अंदर जो है K+ यानी पोटेशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे मूवमेंट कैसी होती है, लो से हाई। तो यहाँ पे देखो सोडियम लो कहाँ है, लो है यहाँ पे सेल के अंदर, और हाई कहाँ पे है, सेल के बाहर। यानी कि जो हमारा सोडियम है उसका मूवमेंट कैसा होगा, सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ। और वहीं पे जो हमारा पोटेशियम आयन है वो यहाँ पे ज़्यादा कहाँ है, ज़्यादा है सेल के अंदर, और लो कहाँ है, लो है सेल के बाहर। तो इसकी मूवमेंट कैसी होगी, इसकी होगी बाहर से अंदर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव में क्या होता है, लो से हाई। तो K+ यहाँ पे बाहर से अंदर आएगा और Na+ यहाँ पे क्या होगा, अंदर से बाहर जाएगा। यानी इसको अगर हम लोग ऐसे सिंपली समझे, यानी ये मान लो अगर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा Na+ है, ठीक है, उसकी मूवमेंट यहाँ पे अंदर से बाहर हो रही होगी, और जो हमारा K+ है उसकी मूवमेंट यहाँ पे बाहर से अंदर की तरफ हो रही होगी। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे इस फिगर से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा कैरियर प्रोटीन है उसका माउथ यहाँ पे अंदर की तरफ ओपन होगा, और क्या होगा कि जो हमारा Na+ है वो यहाँ पे इससे आके बाइंड हो जाएगा।
अब देखो इसमें जो आप लोगों को ये चीज़ दिख रहा है, तो ये वाला जो साइड है, ये वाला, ये यहाँ पे Na+ को बाइंड करने के लिए होता है, और जो ये वाली साइड है ये यहाँ पे K+ को बाइंड करने के लिए होती है, ठीक है। इसीलिए देखो ये यहाँ पे गोल है और ये यहाँ पे थोड़ा आप लोग को ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा K+ है इसीलिए ट्रायंगल में है, क्योंकि ये जो है इसके साथ बाइंड होगा। अभी हम लोग देख लेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि Na+ क्या होगा, इससे आके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और हम लोगों ने जैसा देखा था कि हमें क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, और एनर्जी कैसे मिलेगी, एनर्जी मिलेगी ATP से। देखो ATP का मतलब क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसमें हमें 3 फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो हमारा जो सोडियम है, ठीक है, वो यहाँ पे इससे आके जुड़ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, इसका जो माउथ अंदर की तरफ ओपन था वो यहाँ पे बाहर की तरफ ओपन हो जाएगा, और जो हमारा ATP था यानी जो हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट था वो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होगा। हम लोगों ने क्या देखा था कि ATP के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलती है, तो ATP यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा किसमें, तो जब ब्रेक होगा तो इसका जो एक फॉस्फेट है, ठीक है, वो यहाँ पे इससे आके जुड़ जाएगा और इसको जो है एनर्जी मिलने लगेगी, ठीक है। और ये जो हमारा ATP था वो यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि ADP में। डाइफॉस्फेट का मतलब क्या होगा कि अब इसके पास सिर्फ 2 फॉस्फेट बचते हैं, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद क्या होगा कि जब इसका माउथ यहाँ पे ऊपर की तरफ ओपन हुआ तो यहाँ पे Na+ देखो बाहर हो गए, और उसके बाद जो K+ यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट थे वो यहाँ पे क्या हुआ, इससे आके जुड़ गए, और उसके बाद क्या हुआ कि जब K+ यहाँ पे जुड़ गए तो ये फिर से जो है अंदर की तरफ ओपन हो गया, और अंदर की तरफ ओपन होने के बाद क्या हुआ, K+ यहाँ पे रिलीज हो गए, और उसके बाद जो हमारी प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और जो हमारा ATP ब्रेक हुआ था यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप इससे अलग हुआ था वो फिर से आके इससे जुड़ जाता है, और हमारा ATP फिर से यहाँ पे अलग हो जाता है। तो यार आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ रहे होगे। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हम लोग इसको एक बार थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो Na+ है, ठीक है, वो 3 एक बार में बाहर जाते हैं, और जो यहाँ पे K+ है यानी पोटेशियम है वो यहाँ पे 2 अंदर आता है, यानी 3 Na+ बाहर जाते हैं और 2 K+ अंदर आता है। ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, बट यहाँ पे थोड़ा हम लोग सिंपली देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम जो है सेल के अंदर कम था और सेल के बाहर ज़्यादा था, तो लो से हाई मूवमेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि सोडियम यहाँ पे अंदर से बाहर की तरफ मूव हो गया, और जो हमारा K+ था वो यहाँ पे क्या था, सेल के अंदर ज़्यादा था और बाहर कम था। तो यहाँ पे क्या होगा, लो टू हाई मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम है वो यहाँ पे इससे आके बाइंड हुआ और हमें सेल के अंदर देखने को मिल गया, और मूवमेंट हमारा कैसा हुआ, लो टू हाई। और लो टू हाई करने के लिए क्या हुआ, एनर्जी देनी पड़ी। एनर्जी हम लोगों ने कैसे दी, एनर्जी मतलब हम लोगों ने नहीं दी एनर्जी, सेल ने कैसे ली, सेल ने ली यहाँ पे एनर्जी ATP से, ठीक है। ATP से एनर्जी कैसे ली, जब ATP यहाँ पे ब्रेक हुआ किसमें, ADP यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गया। तो फाइनली अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो देखो जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे एनर्जी ATP से लेता है, और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से एनर्जी लेता है, ठीक है, जो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा ही जनरेट होता है, ठीक है। यानी कि जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हमें देखने को मिलता है उसकी जनरेशन यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही होती है, और वही यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में बाद में यूज कर लिया जाता है। अब देखो ये यहाँ पे क्रिएट कैसे होता है, यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, ठीक है, और पोटेंशियल यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज के डिसबैलेंस की वजह से जनरेट होता है। अब इसके अंदर भी हमारे 2 टाइप होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा सिम्पोल्टर और दूसरा होता है हमारा एंटीपोल्टर। तो देखो जो हमारा सिम्पोल्टर होता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 2 अलग अलग सब्सटेंस का पहली बात मूवमेंट होता है, लेकिन जो मूवमेंट है वो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होता है। तो जैसा आप लोग यहाँ पे फिगर में देख रहे हो कि A और B 2 अलग अलग सब्सटेंस हैं, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में यानी कि अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा एंटीपोल्टर होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है वो यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि जो 2 सब्सटेंस होते हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हो कि A हमारा बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है, और B हमारा अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है। हम लोग बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जब आप लोगों को कहीं चोट वगैरह लग जाती है, यानी मान लो आपके हाथ में कहीं कट वगैरह लग गया, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है, लेकिन कुछ दिन बाद वहाँ की स्किन पहले जैसी हो जाती है, यानी नॉर्मल हो जाती है। या फिर बात करें तो पहले जब बचपन में हम लोग इतने छोटे से थे और आज हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, तो हमारी बॉडी का साइज यहाँ पे कैसे बढ़ता है, कैसे हमारी बॉडी ग्रो करती है, तो इन्हीं सारी चीज़ों का आंसर हम लोग को आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सेल डिवीजन की, तो ये हमारी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे हमारी जो एक सेल होती है वो यहाँ पे 2 अलग अलग सेल में डिवाइड हो जाती है।
अब आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखना। देखो सेल डिवीजन हमारा इस तरह नहीं होता है कि सेल हमारी डिवाइड होकर इस तरह हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि सेल डिवीजन हमारा इस तरह होता है कि जब हमारी एक सेल डिवाइड होती है तो यहाँ पे वो दो अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पे जो सेल डिवाइड होती है उसको यहाँ पे पेरेंट सेल का नाम दे दिया जाता है, और जो दो अलग अलग सेल डिवीजन के बाद हमें देखने को मिलती हैं उनको यहाँ पे डॉटर सेल का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सेल डिवीजन को सेल रिप्रोडक्शन या फिर सेल मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जानते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि एक नए जीव का फॉर्मेशन होता है, तो सेल डिवीजन में भी हमारी क्या हो रहा होता है, दो नई सेल का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इसीलिए यहाँ पे इसको सेल रिप्रोडक्शन भी बोला जाता है। या फिर बात करें सेल मल्टीप्लिकेशन की, तो आप लोग को पता है कि जब हमारी एक सेल डिवाइड होती है तो वो दो में कन्वर्ट हो जाती है, फिर जब वो दो आगे चल के डिवाइड होंगी तो चार में, फिर चार आठ में, आठ 16 में। तो इसी तरीके से आप लोग देख रहे हो कि सेल अपने नंबर्स में मल्टीप्लाई कर रही हैं, तो इसीलिए इसको यहाँ पे सेल मल्टीप्लिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो हमारी सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है वो हमें हर 24 घंटे में एक बार देखने को मिलती रहती है। या फिर इसको आप लोग इस तरह भी समझ सकते हो कि जो हमारा सेल डिवीजन का टाइम होता है, यानी एक सेल जब यहाँ पे डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट होती है तो वो पूरी टाइमिंग हमारी 24 घंटे की होती है। यानी 24 घंटे में हमारी एक सेल दो में डिवाइड होती है। अब देखो जो सेल डिवीजन है वो बेसिकली हमारा दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा माइटोसिस और दूसरा होता है हमारा मियोसिस, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग माइटोसिस को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे सेल साइकिल की, तो सेल साइकिल बेसिकली हमारा सेल डिवीजन ही होता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए इस नाम से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन में सेल साइकिल पूछा गया, ठीक है, लॉन्ग में, तो आप लोग पूरी सेल डिवीजन की प्रोसेस ही लिख के आना। लेकिन मान लो कभी कभी अगर ये 2 नंबर में इसकी स्पेशल डेफिनेशन पूछ ली जाए, तो यहाँ पे सेल साइकिल बेसिकली होता क्या है कि जैसा हम लोगों ने देखा कि हमारे जो सेल डिवीजन की प्रोसेस है वो 24 घंटे की होती है। तो 24 घंटे के बीच में हमारी सेल डिवीजन, यानी कि जब हमारी एक सेल दो में डिवाइड होती है तो उसके बीच में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन से चेंजेस होते हैं सेल में, ठीक है, कैसे यहाँ पे सेल डिवाइड होती है, तो वही सारे जो चेंजेस होते हैं, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं, उन्हीं को यहाँ पे सेल साइकिल बोला जाता है। देखो साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है, ऐसी प्रोसेस जो जहाँ पे शुरू होती है वहीं पे आके खत्म हो जाती है। और जो हमारा सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है वो एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे सेल साइकिल बोला जाता है। यानी कि सेल डिवीजन हमारा जहां से शुरू होता है वहीं पे आके खत्म हो जाता है और फिर वहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। तो अभी आप लोग जब आगे देखोगे तो आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात करें हम लोग यहाँ पे नीड ऑफ सेल डिवीजन की, यानी सेल डिवीजन की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। तो जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि जब यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ग्रो करता है, ठीक है, लाइक अगर हम लोग की बात करें तो हम लोग जब यहाँ पे छोटे से बड़े होते हैं तो हमारी बॉडी का साइज यहाँ पे कैसे बढ़ता है, जब यहाँ पे सेल डिवाइड करती हैं। देखो जब सेल डिवाइड करती है तो सेल के नंबर्स बढ़ते हैं, और जब सेल के नंबर्स बढ़ते हैं तो हमारा मसल मास ग्रो करता है, ठीक है, और उसकी वजह से हमें जो है ग्रोथ देखने को मिलती है। और वहीं बात करें तो जो हमारी ओल्ड और डेड और इंजर्ड सेल होती हैं, यानी कि कुछ कुछ सेल हमारी ऐसी हो जाती हैं जो काम करना बंद कर देती हैं, जिनके अंदर के ऑर्गेनल्स यहाँ पे फंक्शन करना स्टॉप कर देते हैं। या फिर बात करें इंजर्ड, यानी कि जब हमें कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, यानी कि जब हमें कहीं चोट वगैरह लगती है तो वहाँ क्या होता है, वहाँ की सेल डेड हो जाती है, यानी खत्म हो जाती है। तो अब वहाँ पे अगर दोबारा से चीज़ों को नॉर्मल करना है तो क्या करना होगा, जो सेल यहाँ पे डेड हो गई हैं, ठीक है, उनको रिप्लेस करना होगा। तो उनको रिप्लेस कैसे करते हैं, जब यहाँ पे सेल डिवाइड होती है तो वहाँ की सेल जो है रिप्लेस हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो स्किन है कुछ दिन बाद हमें पहले जैसी नॉर्मल देखने को मिल जाती है। और वहीं थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो हमारा गेमेट का फॉर्मेशन होता है वो भी हमारा सेल डिवीजन के थ्रू होता है। अब गेमेट वाला टॉपिक आप लोग को मायोसिस में बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बाकी सिंपली आप लोग समझ लो कि गेमेट होता है हमारा स्पर्म और ओवम होता है, ठीक है, तो उसी को यहाँ पे गेमेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे फेजेज ऑफ सेल डिवीजन के बारे में, यानी कि जो हमारी सेल डिवीजन होती है वो हमें किस तरह देखने को मिलती है। तो देखो इसके अंदर बेसिकली हमें दो फेज देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा इंटरफेस और दूसरा होता है हमारा एम फेस। अब देखो ये हमारा सेल साइकिल या फिर फेजेज ऑफ सेल डिवीजन का एक फिगर है, ठीक है, लेकिन इसको हम लोग जो है लास्ट में देखेंगे, तब आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब इन दोनों को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे तभी आप लोग को ये फिगर समझ में आएगा। ओके, तो इसको हम लोग जो है लास्ट में देखेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इंटरफेस की, तो ये हमारी सेल डिवीजन का सबसे लॉन्गेस्ट फेस होता है, यानी कि जो हमारी सेल डिवीजन के 24 घंटे होते हैं उसमें से 23 घंटे हमारे इंटरफेस में ही लग जाते हैं। यानी पूरी सेल डिवीजन का जो 95% टाइम होता है वो हमारा इंटरफेस में ही चला जाता है। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इंटरफेस है ये हमारी सेल डिवीजन का सिर्फ प्रिपरेशन टाइम होता है, यानी कि इस वाले फेस में सेल अपने आप को सिर्फ प्रिपेयर करती है डिवाइड होने के लिए।
देखो मेन सेल डिवीजन हमारा एम फेस में होता है और एम फेस हमारा सिर्फ 1 घंटे का होता है, यानी कि जो सेल डिवीजन की एक्चुअल प्रोसेस है वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर हो जाती है। 23 घंटे तो हमारी सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करने में ही ले जाती है। अब आप लोग इस चीज़ को बहुत ही सिंपली समझ सकते हो कि जैसे हम लोग पूरे साल पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो यानी कि पूरे साल हम लोग जो है अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और हमारा जो एग्जाम होता है वो कितनी देर का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे का। यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि जो फाइनल प्रोसेस होती है वो बहुत कम की होती है, ठीक है, रिजल्ट हमारा बहुत ही जल्दी मिल जाता है, लेकिन जो हमारी प्रिपरेशन होती है उसमें हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इसी तरीके से जो हमारा सेल डिवीजन का जो फाइनल रिजल्ट होता है वो सिर्फ 1 घंटे के अंदर होता है, जो एम फेस में होता है, लेकिन जो हमारा तैयारी वाला फेस होता है, यानी कि जब सेल अपने आप को तैयार कर रही होती है, वो हमारा 23 घंटे का टाइम यहाँ पे ले जाता है। अब इंटरफेस में भी बेसिकली यहाँ पे 3 अलग अलग फेस होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा G1 फेस, दूसरा होता है हमारा S फेस और तीसरा होता है हमारा G2 फेस। अब इन तीनों को भी हम लोग एक एक करके डिटेल में देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग सेल का एक बेसिक रिवीजन देख लेते हैं, ताकि आप लोग को आगे की वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे सेल की, तो हम लोग को पता है कि सेल के सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस को थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारी सेल डिवीजन की पूरी प्रोसेस होती है वो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर ही हो रही होती है। तो देखो न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस की जो ऊपरी लेयर होती है वो यहाँ पे क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हमारे क्रोमैटिन फाइबर्स, ठीक है, और उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियोलस। और देखो मैंने आप लोग को सेल वाली वीडियो में बताया था कि ये जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब? जब यहाँ पे सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। देखो जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो हमें सिंपली क्रोमैटिन फाइबर्स देखने को मिलते हैं। देखो क्रोमैटिन फाइबर्स क्या होते हैं, जो थोड़ा धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर। तो ये यहाँ पे क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब? जब हमारी सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है। तो उसी को हम लोग को आज की वीडियो में बहुत ही अच्छे से देखना है। अब देखो सेल डिवीजन के टाइम हमें सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जो यहाँ पे थोड़ा प्लस लाइक होता है, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे सेंट्रोसोम कहते हैं, और ये यहाँ पे सेल डिवीजन के टाइम ही एक्टिवेट होता है। तो अभी यहाँ पे जो सेंट्रोसोम है और क्रोमैटिन फाइबर्स है, तो इन दोनों को आप लोग बहुत ही ध्यान से देख लो, क्योंकि जो पूरा सेल डिवीजन है उसमें इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। तो इंटरफेस के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करें G1 फेस की, तो इसको हम लोग सिंपली फर्स्ट ग्रोथ फेस के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो हमारा सेल होता है वो मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी सेल के अंदर यहाँ पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं। और इसके अंदर सेल क्या करता है कि जो उसके ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, यानी सेल ऑर्गेनल्स हम लोगों ने देखा था जो सेल के अंदर देखने को मिलता है, लाइक हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, ठीक है, राइबोसोम, क्रोमोसोम। तो ये सारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको यहाँ पे वो रेप्लिकेट कर देता है, यानी कि रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनाना। यहाँ पे जो है अपने ऑर्गेनल्स की कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इसको आप लोग थोड़ा इस तरीके से समझ सकते हो कि जो हमारा G1 फेस होता है उसमें हमारा सेल क्या करता है, जैसे हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, तो इनकी एक एक कॉपी बनाना देता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक और माइटोकॉन्ड्रिया इसने बना दिया, एक और गोल्गी बॉडी बना दी। अब देखो यहाँ पे कॉपी क्यों बनाता है, क्योंकि आप लोग को पता है सेल डिवाइड होने वाला है, तो हमें जो है 2 अलग अलग सेल देखने को मिलेंगी। तो 2 अलग अलग सेल में जो है ऑर्गेनल्स भी तो 2 होने चाहिए, यानी कि जब यहाँ पे डिवाइड होगा तो एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में चला जाएगा और दूसरा यहाँ पे दूसरे वाले सेल में चला जाएगा। इसीलिए यहाँ पे सेल क्या करता है, कॉपी बनाना स्टार्ट कर देता है। अब देखो जो हमारा G1 फेस होता है वो बेसिकली 8 से 10 घंटे का होता है। और वहीं पे बात करें हम लोग अपने S फेस की, तो इसको हम लोग यहाँ पे सिंथेसिस फेस के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली जो G1 और G2 फेस होता है उसके बीच का एक इंटरवल होता है, यानी कि जो G1 और G2 फेस है उसके बीच में हमें S फेस देखने को मिलता है। अब इसके अंदर क्या करता है सेल कि जो उसका DNA होता है, ठीक है, उसकी कॉपी बनाता है। देखो G1 फेस में क्या करता है सेल, अपने ऑर्गेनल्स की कॉपी बनाता है, और जो S फेस होता है इसमें जो हमारा सेल होता है वो यहाँ पे अपने DNA और सेंट्रोसोम की कॉपी बनाता है। देखो सेंट्रोसोम हम लोगों ने देखा था ना, जो प्लस लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे सेंट्रोसोम और DNA की कॉपी बना देता है S फेस में। तो इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि ये जो सेंट्रोसोम है यहाँ पे सेल ने क्या किया, इसकी एक और कॉपी बना दी, ठीक है, और जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर DNA होते हैं, ठीक है, उसकी भी यहाँ पे कॉपी यहाँ पे S फेस में सेल बनाना स्टार्ट कर देता है। और वहीं फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे G2 फेस की, तो इसको हम लोग यहाँ पे सेकेंड ग्रोथ फेस के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो हमारी सेल ग्रोथ होती है वो यहाँ पे कंटिन्यू रहती है, और जो उसके अंदर एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं वो यहाँ पे सिंथेसाइज होते रहते हैं, ठीक है। और जो G2 फेस होता है वो बेसिकली हमारा 4 से 6 घंटे का होता है। तो फाइनली अब हम लोग बात करते हैं अपने एम फेस की, तो ये हमारी सेल डिवीजन का फाइनल फेस होता है। और ये यहाँ पे 2 टाइप का होता है, जिसमें पहला होता है हमारा माइटोसिस और दूसरा होता है हमारा मियोसिस।
यानी यहाँ से कुछ सेल हमारी माइटोसिस सेल डिवीजन में चली जाती हैं और कुछ हमारी यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन में चली जाती हैं। और आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे माइटोसिस को अच्छे से कवर करेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे माइटोसिस सेल डिवीजन की, तो इसको हम लोग यहाँ पे सोमैटिक सेल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा पेरेंट सेल होता है, ठीक है, तो वो जो डॉटर सेल बनाता है, यानी कि जब एक सेल हमारा डिवाइड होकर दो सेल में कन्वर्ट होता है, वो जो दो डॉटर सेल होती हैं वो यहाँ पे अपने पेरेंट सेल की एकदम एग्जैक्ट कॉपी होती हैं। यानी कि जो हमारी डॉटर सेल होती हैं उसके अंदर बिल्कुल सब कुछ एकदम सेम होता है जैसा यहाँ पे पेरेंट सेल के अंदर होता है। और बेसिकली बात करें तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जितने यहाँ पे पेरेंट सेल में होते हैं उतने ही यहाँ पे डॉटर सेल में भी देखने को मिलते हैं। और यही हमारा माइटोसिस और मियोसिस में मेन डिफरेंस भी होता है। अब पहले आप लोग इसको थोड़ा ऐसे समझ लो कि जो हमारी सेल होती है, ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली हमें 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। और अगर इनको यहाँ पे दो दो के पेयर में डिवाइड कर दिया जाए तो इनको यहाँ पे 23 पेयर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यानी कि हमारा जो सेल होता है, एक सेल के अंदर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, या फिर इसको आप लोग कह सकते हो कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो माइटोसिस होता है उसमें जो डॉटर सेल बनती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल सेम रहते हैं। यानी कि इसमें 46 है तो इसमें भी 46 और इसमें भी 46, यानी बिल्कुल सेम, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर कॉपी बनती है। लेकिन जो मियोसिस होता है उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, यानी यहाँ पे 46 है तो यहाँ पे 23 हो जाते हैं। तो यही हमारा माइटोसिस और मियोसिस में मेन डिफरेंस भी होता है। तो आज की वीडियो में तो फिलहाल हम लोग माइटोसिस को अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब देखो, जो हमारा माइटोसिस होता है वो हमारी पूरी बॉडी सेल में देखने को मिलता है। यानी बात करें तो हमारी बॉडी की जितनी भी सेल हैं वो यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड होती हैं। सिर्फ यहाँ पे जो हमारी जर्म सेल होती है और जो न्यूरॉन सेल होती है उसको छोड़ के यहाँ पे हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल है, यानी हमारी हाथ पैर नाक कान इन सब की जो भी सेल है, ठीक है, वो यहाँ पे माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड होती हैं। अब देखो, जो हमारी जर्म सेल होती हैं इसमें बेसिकली हमारा स्पर्म एंड ओवम आ जाता है, तो वो यहाँ पे मियोसिस के थ्रू डिवाइड होती हैं, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वहीं बात करें हम लोग यहाँ पे न्यूरॉन सेल की, तो देखो न्यूरॉन सेल के अंदर हमें डिवीजन देखने को ही नहीं मिलता है। यानी न्यूरॉन, देखो न्यूरॉन हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं, तो ब्रेन की जो सेल्स होती हैं अगर वो डैमेज हुई तो उसके अंदर जो है कोई सेल डिवीजन देखने को ही नहीं मिलता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर दिमाग में चोट लगी तो फिर बाद में सही होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो सेल है वो देखो रिपेयर कब होती है, वो रिपेयर तब होती है जब यहाँ पे डिवाइड होती है। तो जब यहाँ पे सेल डिवीजन होगा ही नहीं तो हमारी सेल रिपेयर ही नहीं होगी। इसीलिए बोला जाता है कि अगर यहाँ पे हमारी नर्व सेल्स के अंदर कोई भी डैमेज हुआ तो वो दोबारा रिपेयर नहीं होता है। अब देखो, जो हमारा माइटोसिस है इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन के नाम से भी जानते हैं। देखो, जैसा हम लोगों ने बोला था इक्वेशनल का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि 46 यहाँ पे पेरेंट सेल में रहते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम, तो डॉटर में भी 46 क्रोमोसोम है, यानी कि इक्वल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इसको यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन भी बोला जाता है। अब देखो, जो हमारी माइटोसिस की प्रोसेस होती है तो ये भी बेसिकली हमारी दो स्टेज में होती है, जिसमें पहला होता है हमारा कार्योकाइनेसिस और दूसरा होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। तो देखो, जो हमारा कार्योकाइनेसिस होता है इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो सेल होती है उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो आप लोग को पता है कि सेल के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे सारे ऑर्गेनल्स होते हैं। तो जो हमारा न्यूक्लियस है सेल का वो यहाँ पे डिवाइड होता है कार्योकाइनेसिस में। यानी कि कार्योकाइनेसिस में क्या होता है कि जो हमारा सेल का न्यूक्लियस है वो 1 से 2 में कन्वर्ट होता है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, देखो साइटो, तो इसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है और सेल हमारी जो है नई सेल फॉर्म हो गई है तो उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन है वो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस के अंदर होता है, ठीक है। तो हमारा जो माइटोसिस है वो यहाँ पे 2 स्टेज में होता है। तो इन दोनों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे कार्योकाइनेसिस की, तो ये हमारा न्यूक्लियर डिवीजन की प्रोसेस होती है। यानी इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियस है वो यहाँ पे डिवाइड हो रहा होता है। और ये भी बेसिकली 4 फेज में होता है, जिसमें पहला होता है हमारा प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज और फोर्थ होता है हमारा टेलोफेज। तो बात करें हम लोग यहाँ पे प्रोफेज की, तो जो हमारा अर्ली प्रोफेज होता है, यानी कि प्रोफेज की स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं वो यहाँ पे क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था। और उसके बाद जो हमारे सेंट्रोसोम होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करते हैं कि सेल के अपोजिट पोल में चले जाते हैं और माइटोटिक स्पिंडल या फिर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब आप लोग इसको सिंपली इस तरह समझो कि यहाँ पे क्या होता है कि जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, क्या होता है कि हमारी सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन फाइबर्स होते हैं, वो यहाँ पे क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद जो ये सेंट्रोसोम है, ठीक है, जिसकी कॉपी बनी थी, ठीक है, देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि एस फेस में सेंट्रोसोम की कॉपी बनती है। और ये कॉपी क्या होती है कि ये जो दूसरा वाला है, ठीक है, ये यहाँ पे दोनों अपोजिट पोल में चले जाते हैं।
और उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे सेंट्रोसोम होते हैं, ठीक है, उनके अंदर यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स यानी कि ये आप लोग देख रहे हो ना, थोड़ा धागे नुमा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये यहाँ पे क्यों बनते हैं आप लोग को इसके नेक्स्ट वाले फेस यानी कि मेटाफेस में समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो क्रोमोसोम हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, लेकिन देखो क्रोमोसोम हमारा स्टार्टिंग में इस तरह नहीं होता है। देखो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, प्रोफेज की स्टार्टिंग में देखो क्या होता है कि पहले हमारा क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, जिसमें हमारी सिर्फ एक आर्म होती है, यानी कि हमारी क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ एक साइड में आर्म देखने को मिलती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ये आर्म की जो है कॉपी बननी स्टार्ट हो जाती है और ये हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलने लगता है, जिसके अंदर हमें जो है दो आर्म देखने को मिलती है क्रोमोसोम की। और जब हमारा ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको हम लोग यहाँ पे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, ठीक है, या फिर इसको यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो आर्म है इसको यहाँ पे सिस्टर आर्म भी बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए इस वाले क्रोमोसोम को यहाँ पे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम या फिर सिस्टर क्रोमैटिड्स या फिर क्रोमैटिड्स या फिर क्रोमोसोम, देखो क्रोमोसोम तो हमारा ये भी है, क्रोमोसोम तो हमारा ये भी है, लेकिन इसको यहाँ पे कुछ इन सारे नामों से भी जाना जाता है। तो आप लोग को अगर ये इस नाम से देखने को मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा देखो आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि क्रोमोसोम का जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको यहाँ पे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम या फिर सिस्टर क्रोमैटिड या फिर क्रोमैटिड तो बोला जाता है, लेकिन अगर आप लोग को कोई ये वाला स्ट्रक्चर दे दे क्रोमोसोम का तो इसको हम लोग सिर्फ क्रोमोसोम बोलते हैं, इसको यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड या फिर क्रोमैटिड नहीं बोला जाता है। तो गलती से भी अगर आप लोग को कोई ये वाला क्रोमोसोम दिखाए तो ये हमारा सिर्फ क्रोमोसोम होता है और इसको हम लोग यहाँ पे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम या फिर इन सारे नामों से भी जानते हैं। और वहीं पे जो हमारा लेट प्रोफेस होता है, यानी प्रोफेस के लास्ट में क्या होता है कि जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो अदर सेल ऑर्गनस होते हैं वो यहाँ पे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो डिसअपियर क्यों होते हैं अभी आप लोग को अगले वाले फेस में समझ में आ जाएगा। तो बात करें हम लोग यहाँ पे मेटाफेज की, तो जो हमारा मेटाफेज होता है उसमें जो हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, यानी कि जो हमारे न्यूक्लियस के ऊपर जो कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, वो यहाँ पे पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, यानी कि गायब हो जाता है, ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं जिसको हम लोगों ने देखा सेंट्रोसोम में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ पे क्या करता है कि जो हमारी क्रोमैटिड्स थे, यानी कि जो हमारा रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम था, उसको यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं। अब आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारा जो मेटाफेस है उसमें हम लोगों ने देखा था कि प्रोफेस में क्या हो रहा था कि हमारे जो क्रोमोसोम थे उनका फॉर्मेशन हो रहा था और जो हमारा सेंट्रोसोम था उसमें स्पिंडल फाइबर यानी कि कुछ धागे नुमा स्ट्रक्चर निकल रहे थे। अब मेटाफेस में देखो क्या हो रहा है कि ये जो धागे नुमा स्ट्रक्चर निकल रहे थे ये यहाँ पे निकल के जो है हमारे जो क्रोमोसोम है, ठीक है, उनको यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं। अब आप लोग देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि हमारा जो न्यूक्लियस है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ 4 क्रोमोसोम को दिखा रहे हैं क्योंकि उतनी 46 को बनाने की जगह तो है नहीं, तो हम लोग जो है 4 क्रोमोसोम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 4 क्रोमोसोम यहाँ पे सेंटर में आ गए और सेंटर में कैसे, देखो यहाँ पे थोड़ा बंध गए, ठीक है, और ये बंधे किससे, स्पिंडल फाइबर से जो यहाँ पे सेंट्रोसोम से निकल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी जिसके अंदर हमारे क्रोमोसोम बंद थे वो भी यहाँ पे गायब हो गए, ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे सब मतलब न्यूक्लियस गायब हो चुका है और सारे सेल ऑर्गेनस यहाँ पे गायब हो चुके हैं। देखो गायब क्यों हुए, क्योंकि अब यहाँ पे सेल जो है अलग होने वाली है, ठीक है। तो जब अलग होने वाले तो यहाँ पे जो ऑर्गेनस होते हैं वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं ताकि अच्छा खासा स्पेस मिल सके, ठीक है। और वहीं बात करें हम लोग अपने एनाफेज की, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं, यानी कि जो हमारे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम थे वो यहाँ पे जो सेंट्रोमेयर से जुड़े होते थे, ठीक है, तो वो वहाँ पे अलग हो जाते हैं और सेल की अपोजिट पोल में चले जाते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा सेंट्रोसोम होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे अटैच किससे होता है, ये जो सेंटर में आप लोग को बीच में सेंटर दिख रहा है इसको यहाँ पे जो है सेंट्रोमेयर बोला जाता है, ठीक है। तो सेंट्रोमेयर से क्या होता है, सेंट्रोसोम जो है अटैच होते हैं, यानी कि जो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ठीक है, तो वो यहाँ पे अटैच होती है तो ये अलग हो जाती है। तो इसको आप लोग यहाँ पे देख के समझ सकते हो कि जो हमारा एनाफेज है उसमें क्या हो रहा है कि जो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स थी या फिर जो हमारे रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम थे जो सेंटर में आ गए थे वो यहाँ पे अलग हो जाते हैं, ठीक है, और सेल की अपोजिट पोल में चले जाते हैं, यानी एक हमारा सेल के इस पोल में चला जाता है और दूसरा हमारा सेल के इस पोल में चला जाता है। देखो आप लोग इसको यहाँ पे देखो ये अलग हो गया ना, ये देखो जैसे ये हमारा था, ठीक है, तो ये यहाँ पे कैसा हुआ, ये यहाँ पे ऐसे अलग हो गया और ये यहाँ पे ऐसे अलग हो गया। अब देखो जो हमारी सिस्टर क्रोमैटिड्स थी, ठीक है, जब वो एक बार यहाँ पे सेपरेट हो जाती हैं तो वो फिर से यहाँ पे क्रोमोसोम में बदल जाती हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि क्रोमोसोम का जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है इसको यहाँ पे क्रोमैटिड्स भी बोला जाता है, रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम भी बोला जाता है, क्रोमोसोम भी बोला जाता है और सिस्टर क्रोमैटिड्स भी बोला जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो इसको यहाँ पे सिर्फ क्रोमोसोम बोला जाता है।
अब इसको यहाँ पे क्रोमैटिड्स नहीं बोला जाता है। तो आप लोग देख रहे हो कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो एनाफेज में अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बदल गया, तो अब ये सिर्फ हमारा क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे क्रोमैटिड नहीं बोला जाएगा, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। और फाइनली जो हमारा टेलोफेज होता है उसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम यहाँ पे सेल के अपोजिट पोल में गए थे उनकी वजह से हमारी सेल जो है अलग होना स्टार्ट हो जाती है, और हमारा वहाँ पे जो क्रोमोसोम थे उनके अराउंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, और हमारी जो सेल है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाती है। तो इसको आप लोग देखो कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि ये जो हमारे अलग अलग पोल में गए थे तो इनकी वजह से क्या हुआ कि ये हमारी सेल जो है वो डिवाइड हो गई। अब देखो इसको आप लोग थोड़ा ऐसे समझो कि जैसे ये हमारी सेल है, ठीक है। तो एनाफेज में क्या हुआ था, ये हमारे जो क्रोमोसोम थे वो यहाँ पे अलग अलग जो है पोल में चले गए थे, ठीक है, सेल के अलग अलग पोल में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि ये जो है अलग पोल में गए तो सेल का साइज यहाँ पे ऐसे बढ़ने लगता है, ठीक है। और फिर सेल कुछ हमारी इस तरीके से कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और ये जो हमारे क्रोमोसोम थे, ठीक है, तो इनके अराउंड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि क्रोमोसोम हमारे कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में ही तो रहते हैं। देखो अब हमारी सेल का जो डिवीजन है वो यहाँ पे लास्ट फेज में पहुंच चुका है, यानी अब हमारी सेल बिल्कुल डिवाइड होने वाली है। तो टेलोफेज में क्या होता है कि टेलोफेज में यहाँ पे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और वहीं साइटोकाइनेसिस में जो कि हमारे सेल डिवीजन का लास्ट स्टेज होता है, इसमें क्या होता है कि जो हमारा सेल का साइटोप्लाज्म है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, और जो ऑर्गेनल्स हमारे डिसअपियर होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे फिर से अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारी सेल जो है डिवाइड हो जाती है और दो अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है, तो उसमें जो ये हमारी सेल थी वो यहाँ पे पूरी तरीके से अलग हो जाती है, ठीक है, और हमारा जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे अलग हो जाता है, और ये जो क्रोमोसोम थे, ठीक है, ये यहाँ पे फिर से जो है क्रोमैटिन फाइबर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि अब देखो हमारी सेल बन चुकी है, जब सेल यहाँ पे डिवाइड हो गई तो यहाँ पे क्रोमोसोम का काम खत्म हो गया। अब क्रोमोसोम हमारे फिर से क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और इसके अराउंड में यहाँ पे जो है हमारे साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा, और साइटोप्लाज्म के अंदर फिर हमारे ऑर्गेनल्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो हमारी सेल है वो यहाँ पे डिवाइड होके दो अलग अलग सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। और वही चीज़ हमारी इन दोनों में लिखी हुई है जिसको आप लोग पढ़ के भी समझ सकते हो। यानी कि देखो टेलोफेज में क्या होता है कि जो डॉटर क्रोमोसोम होती है वो यहाँ पे अपोजिट पोल में पहुंच जाती है, और स्पिंडल फाइबर जो सेंट्रोसोम में फॉर्म हुए थे वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है अगेन क्रोमैटिन फाइबर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि सेल का साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और न्यूली फॉर्म सेल में ऑर्गेनल्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। और जो डॉटर सेल होती है, अब आप लोग इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान से समझना कि ये जो डॉटर सेल बनी है, ठीक है, यानी कि सेल जब बन चुकी है पूरी, दो सेल हमारी जो दो नई सेल तैयार हुई हैं, अब वो फिर से इंटरफेस में चली जाती हैं, यानी कि फिर से यहाँ पे वो दो सेल भी डिवाइड होना स्टार्ट हो जाती हैं, और अब वो दो 4 में, 4 8 में, 8 16 में, और इस तरीके से हमारी पूरी बॉडी की सेल जो है डिवाइड हुआ करती है, और हमारी सेल डिवीजन की प्रोसेस जो है कंटिन्यू रहती है। यानी कि ये हमारी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी ऐसा नहीं है कि एक सेल डिवाइड हो गई तो वो खत्म हो गई, अब एक सेल डिवाइड हुई तो वो दो 4 में डिवाइड होंगी, 4 8 में, और हमारा सेल डिवीजन की प्रोसेस यहाँ पे चलती रहती है। अब इसको आप लोग सिंपली यहाँ पे इस फिगर से समझ सकते हो कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हुआ, फिर क्रोमोसोम हमारे किस में कन्वर्ट हुए, सिस्टर क्रोमैटिड्स में, और फिर ये क्रोमैटिड्स क्या हुए जो है सेंटर में अलाइन हो गए, किससे, हमारे जो सेंट्रोसोम थे, ठीक है, और उसके जो स्पिंडल फाइबर थे उसकी हेल्प से यहाँ पे सेंटर में अलाइन हुए। फिर सेंटर में अलाइन होने के बाद क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग पोल में पहुंच गए, और अलग अलग पोल में पहुंचने के बाद क्या हुआ कि हमारी दो नई सेल का फॉर्मेशन हो गया। तो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में इस फिगर को देखा था, तो अब आप लोगों को ये फिगर समझ में आ जाएगा। देखो हम लोगों ने क्या देखा था कि हमारी सेल डिवीजन में दो फेस होती हैं, पहला होता है हमारा एम फेस, दूसरा होता है हमारा इंटरफेस। तो जो हमारा इंटरफेस होता है वो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट फेस होता है, तो ये हमारा पूरा 23 घंटे का होता है, और जो हमारा एम फेस है वो हमारा सिर्फ 1 घंटे का होता है। और जो हमारी इंटरफेस है उसके अंदर भी हमारी 3 फेस होती हैं, जिसमें पहला होता है हमारा G1, दूसरा होता है हमारा S, और तीसरा होता है हमारा G2। अब G1 को क्या कहते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेस, S को क्या कहते हैं, सिंथेसिस फेस, और G2 को क्या कहते हैं, सेकेंड ग्रोथ फेस। और जो हमारा एम फेस होता है उसके अंदर भी हमें 4 अलग अलग फेस देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला हमारा प्रो फेस, दूसरा हमारा मेटा फेस, तीसरा हमारा एना फेस, और फोर्थ है हमारा टेलो फेस। तो आई होप कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक यानी कि हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग बात करेंगे मियोसिस या फिर रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन के बारे में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सेल डिवीजन का एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सेल डिवीजन होता था तो इसके अंदर हमारे बेसिकली 2 फेस होते थे, जिसमें पहला था हमारा इंटरफेस और दूसरा था हमारा एम फेस। और जो हमारी इंटरफेस थी उसके अंदर भी हमारे कुछ सब स्टेज होते थे, जिसमें पहला था हमारा G1 फेस, दूसरा था हमारा S फेस और तीसरा था हमारा G2 फेस।
और जो हमारा एम फेज था ये बेसिकली हमारा दो टाइप का होता था, जिसमें पहला था हमारा माइटोसिस और दूसरा था हमारा मियोसिस। जिसमें माइटोसिस को हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो इसके अंदर भी हमारे दो स्टेज होते थे, जिसमें पहला था हमारा कार्योकाइनेसिस जो हमारा न्यूक्लियर डिवीजन का स्टेज होता था, और दूसरा था हमारा साइटोकाइनेसिस यानी कि इसके अंदर हमारा साइटोप्लाज्म डिवाइड होता था। और जो हमारा कार्योकाइनेसिस था इसके अंदर भी हमारे कुछ सब स्टेज थे, जिसमें पहला था हमारा प्रोफेज, दूसरा था मेटाफेज, तीसरा था एनाफेज और फोर्थ था हमारा यहाँ पे टेलोफेज। तो इन सबको हम लोगों ने लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लो, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आज की वीडियो आप लोग को समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे मियोसिस को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे मियोसिस या फिर रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन के बारे में, तो ये हमारा एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें जो डॉटर सेल्स बनती हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है। और यही हमारा माइटोसिस और मियोसिस में मेन डिफरेंस होता है। देखो माइटोसिस में क्या होता था कि जो हमारी डॉटर सेल थी उसमें भी हमारे क्रोमोसोम नंबर 46 होते थे और जो पेरेंट सेल थी उसमें भी 46 होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पेरेंट सेल में तो हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो डॉटर सेल बनती हैं यानी कि जो नई सेल फॉर्म होती हैं उसके अंदर हमारे सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो इसको आप लोग यहाँ पे इस तरह देख के समझ सकते हो कि जैसा हमारी जो पेरेंट सेल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और बहुत ही स्पेशल चीज होती है कि यहाँ पे हमें फाइनली 4 न्यू डॉटर सेल देखने को मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पूरी प्रोसेस है ये 2 स्टेज में होती है, यानी पहले हमारी जो सेल है उससे 2 डॉटर सेल फॉर्म होती है और फिर इन दोनों से 2 और फॉर्म होती हैं, यानी कि टोटली बात करें तो हमें जो है 4 न्यू डॉटर सेल देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि जो हमारी मेन पेरेंट सेल होती है इसके अंदर हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन जो हमारी डॉटर सेल बनती है उसके अंदर हमारे सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं। और यही हमारा मियोसिस और माइटोसिस में मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग जब आगे देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देखो बात करें तो जो हमारा मियोसिस की प्रोसेस होती है ये बेसिकली हमारी जर्म सेल या फिर इसी को आप लोग सेक्स सेल भी कह सकते हो या फिर इसी को यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी मियोसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है। और ये जो हमारी जर्म सेल या फिर रिप्रोडक्टिव सेल होती है ये पाई कहाँ जाती है, ये पाई जाती है मेल गोनाड यानी कि टेस्टिस में और फीमेल गोनाड यानी कि ओवरी में, ठीक है। और यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारे मियोसिस की प्रोसेस है यानी कि जो हमारा मियोसिस सेल डिवीजन होता है इससे बेसिकली फॉर्म क्या होता है, इससे बेसिकली हमारा गेमीट्स फॉर्म होता है, ठीक है। और जो गेमीट्स होता है वो क्या होता है, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। तो अगर आप लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप लोग बस इतना जानो कि जो स्पर्म एंड ओवम होते हैं वो यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे मियोसिस की प्रोसेस होती है ये बेसिकली यहाँ पे रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मियोसिस होता है इसको यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है। देखो रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का मतलब होता है कम हो जाना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि मियोसिस में क्या हो रहा है कि 46 क्रोमोसोम यहाँ पे हाफ हो जा रहे हैं और इसीलिए इसको यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जा रहा है। यानी 46 क्रोमोसोम के नंबर यहाँ पे कम होके 23 हो जा रहे हैं, यानी कि उसमें रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए इसको यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन भी बोला जाता है। और जो हमारी मियोसिस की प्रोसेस होती है ये बेसिकली हमें 2 स्टेज में देखने को मिलती है, जिसमें पहला होता है हमारा मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है हमारा मियोसिस सेकंड। और इसमें जो हमारा मियोसिस फर्स्ट होता है इसी में बेसिकली हमारी सारी मेन प्रोसेस हो रही होती है। यानी कि मियोसिस फर्स्ट में ही जो हमारा पेरेंट सेल है वो कुछ इस तरह डिवाइड होता है कि जो हमारी डॉटर सेल है उसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे ये क्रोमोसोम नंबर हाफ क्यों होते हैं, इन सारी चीज़ों का आंसर आप लोग को वीडियो की लास्ट में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट में जरूर देखना अगर आप लोग को सब कुछ जानना है कि यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस आखिर होती क्यों है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो बात करें हम लोग यहाँ पे मायोसिस 1 की, तो इसके अंदर बेसिकली हमारे 4 फेज देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा प्रोफेज 1, दूसरा होता है मेटाफेज 1, तीसरा होता है एनाफेज 1 एंड फोर्थ होता है हमारा टेलोफेज 1। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रोफेज 1 की। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि यही हमारी मायोसिस 1 का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है प्रोफेज 1 में कि जो हमारे क्रोमैटिन फाइबर है वो यहाँ पे कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद देखो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो क्रोमोसोम है ये हमारे एक पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो यहाँ पे 2-2 के पेयर में एग्जिस्ट करते हैं और इनको यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बोला जाता है। यानी इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हमारा जो क्रोमोसोम है तो आप लोग को पता है कि हमारी सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं 46। तो अगर इनको यहाँ पे 2-2 के पेयर में डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे कितने पेयर हो जाएंगे, 23 पेयर हो जाएंगे। तो बस वही यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा प्रोफेज 1 का लास्ट स्टेप होता है
तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, यहाँ पे होता क्या है कि ये जो पेयर है इनमें हमारा डीएनए एक्सचेंज होता है, ठीक है। यानी कि ये जो क्रोमोसोम के पेयर हैं इनके अंदर हमारा जो डीएनए है यानी कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है वो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है। अब आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे क्या है कि जैसा हम लोगों ने बात की कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो यहाँ पे पेयर में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, दो दो के। तो अब होता क्या है कि ये जो दो पेयर हैं आपस में इनके बीच में यहाँ पे डीएनए एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखो थोड़ा ऐसे समझ सकते हो कि जैसे ये हमारा एक पेयर है, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है ब्लैक और ब्लू से दिखा रहे हैं ताकि आप लोग को डीएनए एक्सचेंज वाला प्रोसेस आसानी से समझ में आ सके। तो देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये जो पेयर है, अब देखो इस तरह के 23 पेयर होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ दो पेयर को दिखा रहे हैं क्योंकि उतनी जगह तो है नहीं। बट आप लोग समझ जाओ कि ऐसे 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम। तो अब होता क्या है प्रोफेस वन में कि ये जो दो क्रोमोसोम है तो इनके बीच में आपस में जो है डीएनए एक्सचेंज होता है। देखो डीएनए एक्सचेंज कैसे होता है, ये दोनों आपस में पास पास आते हैं, ठीक है, यानी कि ब्लू वाला और ब्लैक वाला ये दोनों आपस में पास पास आए, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये जो दोनों क्रोमोसोम है इनके जो ऊपर वाले पार्ट है ये आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो ब्लैक वाला है, ठीक है, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो यहाँ पे ब्लू में चला जाएगा, ठीक है, और जो ब्लू वाला है उसका यहाँ पे ब्लैक में चला आएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये जो ये वाला पार्ट है ये ब्लैक वाले का ब्लू वाले में आ गया और ब्लू वाले का ब्लैक में चला गया। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि दोनों क्रोमोसोम आपस में डीएनए एक्सचेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये डीएनए एक्सचेंज होता क्यों है इन सबको हम लोग जो है लास्ट में डिस्कस करेंगे, बस अभी आप लोग इतना समझ लो कि यहाँ पे डीएनए का एक्सचेंज होता है, ठीक है। और वहीं पे बात करें हम लोग अपने मेटाफेस वन की, तो जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि सेंट्रोसोम के अंदर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ होती है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर है ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है उसको यहाँ पे सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हुआ कि स्पिंडल फाइबर्स ने क्या किया जो है क्रोमोसोम को यहाँ पे सेंटर में ले आए और ये जो न्यूक्लियस था ना ये भी डिसअपियर हो गया यानी कि गायब हो गया। तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जो भी सेंट्रोसोम है वो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से सेंटर में अलाइन हो गए। और अब बात करें हम लोग अपने एनाफेस वन की, तो यहाँ पे आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम थे वो यहाँ पे सेपरेट होके सेल के अलग अलग पोल में पहुंच जाते हैं। अब आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से देखना, देखो हम लोग इसको थोड़ा कंपेयर करके चलते हैं अपने माइटोसिस के एनाफेस से। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा ये मायोसिस का एनाफेस वन है उसमें क्या हुआ कि हमारे ये जो क्रोमोसोम थे, ठीक है, तो दो यहाँ पे अपने सेल के इस पोल में चले गए और दो यहाँ पे इस पोल में चले गए। यहाँ पे आप लोग एक चीज ध्यान से देखना कि जो हमारा माइटोसिस का एनाफेस था, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था कि ये जो हमारे क्रोमोसोम थे ये सेंटर से स्प्लिट हो जा रहे थे। यानी कि देखो यहाँ पे माइटोसिस में क्या हो रहा था कि ये जो क्रोमोसोम थे, ठीक है, ये यहाँ पे बीच से अलग हो जा रहे थे, ठीक है, यानी कि ये हमारा ऐसे अलग और ये हमारा ऐसे अलग। लेकिन हमारा मायोसिस में क्या हो रहा है, देखो मायोसिस में यहाँ पे अलग नहीं हो रहे बल्कि यहाँ पे क्रोमोसोम जो है दो दो के पेयर में अलग हो रहे हैं, ठीक है, यानी दो हमारे ऊपर चले गए और दो हमारे नीचे चले गए। यहाँ पे जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो यहाँ पे अलग नहीं हुई है, ठीक है, और इसी की वजह से जो हमारा मायोसिस सेल डिवीजन होता है उसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको अभी आप लोग यहाँ पे टेलोफेस में देखना, तो टेलोफेस वन में जो हमारे स्पिंडल फाइबर थे वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं और जो हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम था उसके अराउंड में हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है और उसके बाद जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है उसके थ्रू जो हमारी सेल है वो डिवाइड हो जाती है और हमें दो नई डॉटर सेल देखने को मिलती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि जो क्रोमोसोम हमारे सेल की अलग अलग पोल में गए थे उनके अराउंड यहाँ पे पहले न्यूक्लियस फॉर्म होता है और उसके बाद जो हमारी सेल है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाती है और हमें दो नई डॉटर सेल देखने को मिल जाती है। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखना कि जो हमारी पेरेंट सेल थी उसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर कितने थे, 4, और उसके बाद जो हमारी डॉटर सेल जो दो अलग अलग बनी है उसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 2, यानी कि जो हमारी क्रोमोसोम है वो यहाँ पे हाफ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये मत समझना कि हमारी सेल में 4 ही क्रोमोसोम होते हैं, देखो होते यहाँ पे 46 है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बस इतना समझो कि हाफ हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 4 हैं तो 2 हो रहे हैं, तो 46 है तो कितना हो जाएगा 23, ठीक है। और यही होता है हमारा मियोसिस में कि हमारा क्रोमोसोम नंबर 23 हो जाता है। तो जैसा कि आप लोग इन फिगर्स में देख के समझ सकते हो कि प्रोफेस वन में हमारा क्या हो रहा है कि पहले हमारे क्रोमोसोम यहाँ पे अटैच हो रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे उनमें डीएनए एक्सचेंज हो रहा है
और उसके बाद मेटाफेज 1 में क्या हो रहा है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स की हेल्प से यहाँ पे सेंटर में अलाइन हो रहे हैं। और उसके बाद एनाफेज 1 में क्या हो रहा है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे सेल की अपोजिट पोल में जा रहे हैं, ठीक है। और टेलोफेज 1 में क्या हो रहा है कि ये जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमारे जो है अलग हो जा रहे हैं। और उसके बाद हमारी जो है दो नई सेल्स हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो यहाँ पे हाफ हो गए हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 2 हो गए, यानी इस तरीके से यहाँ पे 46 होते हैं तो यहाँ पे 23 हो जाते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अब देखो मायोसिस की प्रोसेस हमारी अभी खत्म नहीं हुई है। अब मायोसिस फर्स्ट के बाद जो हमारी दो नई डॉटर सेल बनी है वो यहाँ पे मायोसिस 2 में एंटर कर जाएंगी, ठीक है। और उसके बाद वो जो दो हैं वो यहाँ पे 4 नई सेल्स में डिवाइड होंगी और तब जाके हमारा जो मायोसिस है वो यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो बात करें हम लोग यहाँ पे मायोसिस सेकंड की, तो इसके अंदर भी हमें 4 स्टेज देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे मायोसिस फर्स्ट में था तो वहाँ पे हमारा क्या था, प्रोफेज 1, तो यहाँ पे 2 है, ठीक है। और इसी तरीके से मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2। अब इन चारों को हम लोग यहाँ पे एक एक करके थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारी मायोसिस 2 की प्रोसेस होती है वो बिल्कुल माइटोसिस जैसी होती है। यानी माइटोसिस में जैसा प्रोफेज था, मेटाफेज था, एनाफेज था, उसी तरीके से हमारी मायोसिस 2 में हमारा प्रोफेज 2 भी उसी के तरीके से होगा और मेटाफेज 2 भी उसी तरीके से होगा। तो हम लोग इसको जो है जल्दी से देख लेते हैं। तो देखो प्रोफेज 2 में हमारा क्या होगा कि जो हमारी दो डॉटर सेल थी उनके अराउंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी और जो सेंट्रोसोम है उसके अंदर हमारे जो है स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमारी दो नई डॉटर सेल बनी है, तो प्रोफेज 2 में हमारा क्या हुआ कि पहले तो ये जो न्यूक्लियस था वो यहाँ पे डिसअपियर हो गया और उसके बाद जो सेंट्रोसोम थे उनके अंदर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। और उसके बाद मेटाफेज 2 में क्या होगा कि जो हमारे स्पिंडल फाइबर हैं वो यहाँ पे क्रोमोसोम को सेंटर में अलाइन कर देंगे। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मेटाफेज 2 में क्या हुआ कि ये जो हमारे क्रोमोसोम थे वो हमारे स्पिंडल फाइबर की हेल्प से सेंटर में अलाइन हो गए, ठीक है। और उसी तरीके से जो हमारा एनाफेज 2 है इसमें क्या होगा कि अब देखो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना, हमारा जो एनाफेज 2 है वो बिल्कुल जो है हमारे माइटोसिस वाले एनाफेज की तरह होगा। देखो वहां पे माइटोसिस में क्या होता था कि जो हमारा क्रोमोसोम थे वो यहाँ पे सेंटर से ब्रेक होते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से जो एनाफेज 2 है उसमें हमारे जो क्रोमोसोम है वो यहाँ पे सेंटर से ब्रेक हो गए हमारे सेल की दो अलग अलग पोल में पहुंच जाएंगे। देखो यहाँ पे एनाफेज 1 में क्या हो रहा था, बिल्कुल कंपेयर करते हुए चलो, एनाफेज 1 में हमारे जो क्रोमोसोम थे वो यहाँ पे सेंटर से नहीं अलग हो रहे थे, बल्कि हमारा पूरा का पूरा क्रोमोसोम यहाँ पे जैसे दो यहाँ पहुंच गए और दो यहाँ पहुंच गए। लेकिन हमारा जो एनाफेज 2 है इसमें क्या होगा, इसमें अब फिर से हमारा जो क्रोमोसोम है वो सेंटर से अलग होगा, ठीक है। यानी कि ये जो सेंट्रोमेयर है, ठीक है, ये जो सेंटर रहता है इसका, इसको हम लोग जो है सेंट्रोमेयर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सेंट्रोमेयर से अलग हो जाएगा। और ये जो दो आर्म दिख रही है ये होती है यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स, यानी कि ये जो क्रोमेटिड्स है ये यहाँ पे अब अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एनाफेज 2 हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और फाइनली टेलोफेज 2 में जो हमारे स्पिंडल फाइबर थे वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं और जो हमारे क्रोमोसोम्स यहाँ पे अलग हुए थे उनके अराउंड में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाती है। और उसके बाद जो हमारी सेल है वो यहाँ पे जो है डिवाइड हो जाती है और हमें 4 न्यू डॉटर सेल्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आप लोग इस फिगर के थ्रू पूरी मायोसिस 2 को समझ सकते हो। तो जो दो नई डॉटर सेल हमें मायोसिस 1 के बाद देखने को मिली थी, तो प्रोफेज 2 में क्या होगा कि ये जो दो नई डॉटर सेल हैं तो इनके अंदर की जो क्रोमोसोम है तो उनके अराउंड में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो यहाँ पे डिसअपियर हो जाएगी। और उसके बाद मेटाफेज 2 में क्या होगा, ये जो दो क्रोमोसोम है ये यहाँ पे सेंटर में अलाइन हो जाएंगे। और उसके बाद एनाफेज 2 में क्या होगा कि ये जो है सेंट्रोमेयर से स्प्लिट हो जाएंगे और दो अलग अलग पोल में पहुंच जाएंगे। और टेलोफेज 2 में क्या होगा कि इनके अराउंड जो है सबसे पहले न्यूक्लियस फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा और साइटोकाइनेसिस में फाइनली क्या होगा कि ये जो है डिवाइड हो जाएंगे और साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा और हमें 4 नई डॉटर सेल देखने को मिलेंगी। अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, देखो मायोसिस 2 में ये जो 4 नई सेल फॉर्म हुई है इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे इन चारों में भी 2 है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है माइटोसिस की तरह होता है। देखो मायोसिस 1 में ही हमारे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो रहे थे, मायोसिस 2 के बाद जो डिवीजन होता है उसमें तो हमारे क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो 2 है और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो 2 है। अब यहाँ पे अगर आप लोग को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग है और यहाँ पे अलग है, तो आप लोग जो है हमारा पिछला लेक्चर अच्छे से देखना, वहाँ पे मैंने जो है इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पे हमारा मायोसिस सेल डिवीजन तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि जो हमारा मायोसिस है ये हमें देखने को क्यों मिलता है और क्यों हमारी जो डॉटर सेल फॉर्म होती हैं उसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारी मायोसिस की प्रोसेस है वो क्या बनाती है, वो बनाती है यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम की सेल, ठीक है। और आप लोग को अगर नहीं पता है तो जान लो कि ये स्पर्म, ठीक है, मान लो ये हमारी स्पर्म की सेल है, ठीक है, और ये हमारी ओवम की सेल है।
तो ये स्पर्म एंड ओवम जब कंबाइन करते हैं तब हमारा जाइगोट बनता है, ठीक है। और ये हमारा रिप्रोडक्शन में होता है। और देखो ये जाइगोट होता है, यही हमारी ह्यूमन बॉडी को बनाता है। तो अब आप लोग थोड़ा ध्यान से समझो कि हमारी जो स्पर्म की सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने हैं 23, और ओवम में ये भी 23, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे मायोसिस के थ्रू डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो अब जब ये 23 और 23 मिल जाएंगे तो जो जाइगोट की सेल बनेगी उसमें हमारे फिर से 46 हो जाएंगे कि नहीं। तो यही होता है, इसीलिए हमारे क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। अच्छा सोचो, अगर यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ ना होते, मान लो अगर हमारे स्पर्म की सेल में भी 46 होते और ओवम की सेल में भी 46 होते, तो अब जब ये दोनों कंबाइन करते तो हमारे क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाते, 92, ठीक है। और हमारा जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पे गड़बड़ हो जाता, क्योंकि 92 क्रोमोसोम नंबर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, और उसकी वजह से पता नहीं कैसे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स का डिवीजन होता है वो यहाँ पे मायोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज और समझ लो कि जो हमारा 46 क्रोमोसोम होता है, यानी कि ऐसी सेल्स जिनके अंदर हमारे 46 क्रोमोसोम होते हैं उनको यहाँ पे डिप्लॉइड सेल बोला जाता है, ठीक है। और ऐसी सेल्स जिनके अंदर यहाँ पे 23 क्रोमोसोम होते हैं इनको यहाँ पे हैप्लॉइड सेल बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिकली 23 क्रोमोसोम हमें सिर्फ स्पर्म एंड ओवम की सेल्स में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे एक बात हम लोग और समझ लेते हैं कि जो हमारा प्रोफेज 1 था वहाँ पे हमारा डीएनए क्यों एक्सचेंज हो रहा था। तो देखो, जैसा कि हमें पता है कि जो मायोसिस डिवीजन होता है वो हमें जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को मिलता है, यानी कि ये हमारे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करने वाला होता है। तो आप लोग को पता है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के बाद हमारे एक नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हो कि जो मदर फादर होते हैं, ठीक है, तो जो उनका चाइल्ड होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा ही सही लेकिन अपने मदर फादर से डिफरेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे कई सारी चीजें जो है माता पिता और जो है बच्चे में कॉमन देखने को मिलती है, लेकिन जो चाइल्ड होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अलग होता है। तो यहाँ पे अलग कैसे होता है, यहाँ पे जो पेरेंट सेल के क्रोमोसोम्स होते हैं वो आपस में अपना डीएनए एक्सचेंज कर लेते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो हर क्रोमोसोम होता है, ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ा एक दूसरे से अलग हो जाता है। और उसकी वजह से जब वो क्रोमोसोम यहाँ पे कंबाइन करके जब जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पे जो चाइल्ड की सेल होती है वो यहाँ पे पेरेंट सेल से थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, और इसी वजह से जो चाइल्ड होता है वो अपने माता पिता से थोड़ा अलग देखने को मिलता है। देखो, हालांकि इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो रिप्रोडक्शन का एक अलग टॉपिक है, बट आप लोग को मैंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया ताकि आप लोग को थोड़ा समझ में आ जाए। तो आई होप कि आप लोग को आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।